सुहानी। बाथरूम में घुसते ही ठंडे पानी के स्पर्श से सहसा मेरे मुंह से निकल गया, ये जानते हुए भी कि वो घर में नहीं है। आज ही क्यों, पिछले 2 दिनों से नहीं है। लेकिन लगता है जैसे युगों का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सुहानी का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए अप्रत्याशित था। जहाँ तक मैं समझता हूँ वो उनमें से थी जो पति के घर डोली में आने के बाद लाख जुल्म सहकर भी 4 कंधों पर जाने की तमन्ना रखती हो। लेकिन मैं शायद ये भूल गया था कि लगातार ठोकने से लोहे की शक्ल भी बदल जाती है। खैर, उस वक्त मैं जो आज़ादी चाहता था वो सहज ही मुझे हासिल हो गई थी। विक्रांत अतीत के पन्ने पलटने लगा। पूरे खानदान में कोई लड़का विक्रांत के मुकाबले का नहीं था। यहाँ तो लोग हिंदुस्तान में पढ़ने को तरसते हैं, लेकिन उसके पिता देव प्रताप जी ने उसे इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा। वो खुद भी काबिल था, इसलिए स्कॉलरशिप हासिल कर ली थी। 4 साल इंग्लैंड में पढ़ाई के बाद विक्रांत जब वापस आया तो वो पूरी तरह बदल चुका था। उसके घर आने की खुशी में पिता ने पूरे परिवार रिश्तेदारों को पार्टी कर बुलाया था। सभी विक्रांत की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वो बहुत खूबसूरत था और पढ़ा लिखा भी। विक्रांत को उसके पिताजी ने पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके पिता देव प्रताप विक्रांत से बहुत प्यार करते हैं। प्रताप जी के बचपन का दोस्त महेश एक गांव में रहा करता था। उसकी एक प्यारी बेटी थी जिसका नाम सुहानी था। प्रताप जी ने सालों पहले अपने दोस्त से वादा किया था कि वो अपने बेटे की शादी उनकी बेटी से ही करेंगे। अब विक्रांत को अच्छी नौकरी भी मिल गई थी, तो एक दिन प्रताप जी ने विक्रांत से सुहानी के साथ विवाह की बात छेड़ी। ये सुनकर विक्रांत तो बिफर पड़ा। बाबूजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं किसी गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं विदेश में पढ़ा लिखा हूँ, वो लड़की मेरे साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। पर बेटा, जुबान की भी तो कोई कीमत होती है ना। भले ही तुम विदेश से पढ़कर आए हो, लेकिन हो तो मेरे बेटे ही। क्या तुम्हारी जिंदगी का कोई फैसला लेने का मुझे कोई हक नहीं? विक्रांत बोला। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ बाबूजी, बस ये शादी नहीं कर सकता। इतना बोलकर विक्रांत बाहर चला गया। घर में प्रताप जी के साथ उनकी विधवा बहन अंजनी भी रहती थी। बाकी घर में 2 नौकर थे बस। अब प्रताप जी और विक्रांत के बीच चुप्पी छा गई। प्रताप जी के मन में गिलानी के भाव ने जन्म ले लिया। जब भी उनके दोस्त का फ़ोन आता, प्रताप जी तड़प उठते थे कि अपने दोस्त को क्या जवाब दें। धीरे धीरे प्रताप जी की तबीयत खराब होने लगी। उनका बीपी लो हो गया तो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। बेटे, मेरे मरने से पहले बस ये वादा पूरा कर दो। प्रताप जी की कमज़ोर कांपती हुई आवाज़ ने विक्रांत के दिल को झकझोर के रख दिया। बाबूजी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, विक्रांत ने मुश्किल से कहा, और उसकी आंखें नम हो गईं। प्रताप जी ने चैन की सांस ली, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। कुछ दिनों के इलाज के बाद प्रताप जी घर आ गए। अंजनी अपने भाई को खुश रहने की सलाह देती थी। कुछ समय के बाद सुहानी और विक्रांत का विवाह हो गया। सुहानी साधारण सकल सूरत की लड़की थी। पहली रात दोनों के बीच बातचीत ना के बराबर हुई थी। हकीकत ये थी कि उसके दिल में ना तो प्रेम जागा था और ना कोई दिलचस्पी। वो बस अपने पिता की चाहत में ये रिश्ता निभा रहा था। विक्रांत सोचने लगा कि ज़बरदस्ती की शादी किस प्रकार की चलती है ये सभी जानते हैं। मैं दूसरे दिन ही अपनी जॉब में जाने के लिए तैयार हो गया। अंजनी बुआ ने मेरे साथ सुहानी को भी शहर में साथ रहने के लिए भेज दिया। मैं सुबह ऑफिस जाता तो देर रात घर लौटता। घर आने का मेरा मन ही नहीं करता। सर्दियों की शाम जल्द ही रात की स्याही में बदल रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली। चाहूँ या ना चाहूँ, आखिरकार मुझे अपने घर तो जाना ही था। इसके अलावा मेरा और कोई ठिकाना भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। पूरा घर हमेशा की तरह चमक रहा था। मार्बल के फर्श पर मुझे अपनी परछाई नजर आ रही थी। शाम के इस पहर भी घर में कहीं धूल का नामो निशान नहीं था, जैसे घर की कई बार सफाई की गई हो। राशि मेरी सेक्रेटरी थी। उसका सौंदर्य भोर में खिले फूल पर बिखरी ओस की बूंदों सा आकर्षक था। ऑफिस के कामकाज संभालती वो कब मेरे करीब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। उसकी अदाओं और नाज नखरों में इतना सम्मोहन था कि उसके अलावा मुझे कुछ और सूझता ही नहीं था। मेरे लिए सुहानी जेठ की धूप थी,
तो राशि बसंती बयार। 1 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन सुहानी के चरित्र ने मुझे तोड़ के रख दिया। मैंने उसको होटल में किसी और के साथ देख लिया था। आज अब मैं था और मेरे साथ थी मेरी तन्हाई, सुहानी के साथ की जातियों का अपराध बोध, सुहानी का निस्वार्थ प्रेम, भोलापन और सहज समर्पण रह रहकर मेरी आंखों में कौंधता है। सुबह जागने के साथ बेड टी, बाथरूम में गर्म पानी, डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के साथ अखबार, ऑफिस के वक्त इस्त्री किए हुए कपड़े, पॉलिश किए हुए जूते, व्यवस्थित ब्रीफकेस, सब कुछ इतनी सहजता से कर लेती थी सुहानी। इनमें से कोई भी एक काम ठीक वक्त पर नहीं कर सकता मैं। फिर सुहानी अकेली इतना सब कुछ कैसे निपटा लेती थी, मैं सोचकर हैरान हो जाता हूँ। उसने कितने करीने से संवारा था मुझे और मेरे घर को। उसके जाने के बाद यहाँ के चप्पे चप्पे में उसकी उपस्थिति और अपने जीवन में उसकी उपयोगिता का एहसास हो रहा था मुझे। उसे ढूंढने में मैंने दिन रात एक कर दिए। हर ऐसी जगह जहाँ उसके मिलने की ज़रा भी संभावना हो सकती थी मैं दौड़ता भागता रहा, पर हर जगह निराशा ही हाथ लगी। पता नहीं वो कहाँ अदृश्य हो गई। मन के किसी कोने से पुलिस में शिकायत करने की बात उठी, पर इस वाहियात ख्याल को मैंने ज़रा भी तवज्जो नहीं दी। सुहानी को मैं पहले ही खून के आंसू रुला चुका हूँ। पुलिस उसके जाने के 100 अर्थ निकालती, इसलिए अपने स्तर से ही उसे ढूंढने का प्रयास करता रहा। मेरे मस्तिष्क में अचानक से बिजली सी कौंधी। काजल सुहानी की अंतरंग सखी थी। अब तक काजल का ख्याल क्यों नहीं आया मुझे खुद पर झुंझलाहट होने लगी। ज़रूर उसी के पास गई होगी सुहानी, या उसे पता होगा कि वो कहाँ गई है। अवसाद के घने अंधेरे में आशा की एक किरण ने मेरे भीतर उत्साह भर दिया था। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर निकला। फिर भी 10 बज चुके थे। मैं सीधा काजल के ऑफिस पहुंचा। मुझे अभी पता चला कि सुहानी तुम्हें छोड़ के चली गई। मेरी बात सुनकर वो बेरुखी से बोली, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ कि बला टल गई। मेरे मुंह से बोल नहीं फूटा। मैं नहीं जानती वो कहाँ है। मालूम होता तो भी तुम्हें मैं हरगिज नहीं बताती। उसकी आवाज़ से नफरत टपकने लगी थी। जहाँ भी होगी बेचारी चैन से तो जी लेगी, यहाँ रहती तो घुट घुट के मर जाती। काजल प्लीज़, मैंने विनती की। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है, क्यों मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। वो बोली, बहुत काम करना है मुझे अभी। रात गहराने के साथ ठिठुरन बढ़ गई थी। ठंडी हवाएं शरीर को छेद रही थी। इनसे बेखबर मैं खुद में खोया बालकनी में बैठा था। बाहर दूर तक कोहरे की चादर फैल चुकी थी और इससे कहीं अधिक घना कोहरा मेरे भीतर पसरा हुआ था, जिसमें मैं डूबता ही जा रहा था। देर तक बैठा मैं सुहानी की याद में कल्पता रहा। उसके साथ की जातियाँ बुरी तरह मेरे मस्तिष्क को मत्ती रही। पूरी रात मेरी स्थिति अजीब सी हो रही थी। सुहानी के साथ बिताया एक एक पल मेरे सीने में नस्तर की तरह चुभ रहा था। काश एक बार, सिर्फ एक बार वो मुझे मिल जाए, फिर कभी उसे अपने से अलग नहीं होने दूंगा। उससे हाथ जोड़कर झोली फैलाकर क्षमा याचना कर लूँगा। वो जैसे चाहेगी। मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। उसे इतना प्यार दूंगा कि वो सारे गिले शिकवे भूल जाएगी। उसके हर आंसू को फूल बनाने में जान की बाजी लगा दूंगा। अपनी सारी खुशियाँ उसके हर एक जख्म को भरने में मैं होम कर दूंगा। पर इसके लिए सुहानी का मिलना निहायत ज़रूरी था, जो कि संभव होता नज़र नहीं आ रहा था। मैंने घर पर बाबूजी और अंजनी बुआ से बात कर ली थी। वो वहाँ पर भी नहीं गई थी। वो भीड़ भाड़ भरा इलाका था। आसपास ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस थे। शाम को वहाँ छुट्टी के वक्त कुछ ज़्यादा ही भागम भाग हो जाती थी। मैं खुद में खोया धक्के खाता वहाँ से गुजर रहा था कि मेरे निर्जीव से शरीर में करंट सा दौड़ गया। जहाँ मैं था उसके ऐन सामने की बिल्डिंग से सुहानी आती दिखाई दी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं दौड़कर उसके पास पहुँच जाना चाहता था, पर सड़क पर दौड़ते वाहनों की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सका। लाल बत्ती के बाद वाहनों का काफिला थमा। तब तक वो बस में बैठकर जा चुकी थी। मैंने तेजी से दौड़कर सड़क पार की, पर सिवा अफसोस के कुछ भी हासिल नहीं कर सका। मेरा सिर चकराने लगा। मुझे यकीन हो चला था कि सुहानी यहीं कहीं आसपास रह रही है। मैं हवा में उड़ता हुआ वापस आया। सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी। मन में बस एक ही बात खटक रही थी कि मैं सुहानी का सामना कैसे करूँगा। क्या उससे नज़रें मिला सकूँगा? पता नहीं क्या वो मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं। उसके स्वभाव से मैं भली भांति परिचित था। एक बार
जो मन में वो ठान लेती थी उसे पूरा करके ही दम लेती थी। अगर ऐसा हुआ तो मन के किसी कोने से उठी व्यग्रता मेरे समूचे अस्तित्व को रौंदने लगी। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मन में घुमड़ते संशय के बादलों को मैंने पूरी शिद्दत से छितराने की कोशिश की। वो पत्नी है मेरी, उसने मुझे दिल की गहराइयों से प्यार किया है। कुछ वक्त के लिए तो वो मुझसे दूर हो सकती है, पर हमेशा के लिए नहीं। मेरा मन कुछ हल्का सा हो गया था। उसकी सलोनी सूरत मेरी आंखों में तैरने लगी थी। सुबह उसका रूम ढूंढने में मुझे कोई खास परेशानी नहीं हुई। रोमांच से मेरे रोए खड़े हो गए थे। आगे बढ़कर मैंने कॉल बेल का बटन दबाया। भीतर गूंजती संगीत की मधुर स्वर लहरियों ने मेरे कानों में रस घोल दिया। कुछ ही पलों में गैलरी में उभरी सुहानी के कदमों की आहट को मैं भलीभांति पहचान गया। तुम? मुझे सामने खड़ा देखकर वो बुरी तरह चौंक गई थी। सुहानी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हर ऐसी जगह जहाँ तुम मिल सकती थी मैं भटकता रहा। तुमने मुझे सोचने समझने का अवसर ही नहीं दिया। अचानक ही छोड़कर चली आई। अचानक कहाँ, बहुत छटपटाने के बाद तोड़ पाई थी तुम्हारा तिलिस्म। कुछ दिन और रुकती तो जीना मुश्किल हो जाता। तुम तो चाहते ही थे कि मैं मर जाऊं। अपनी ओर से तुमने कोई कसर बाकी भी तो नहीं छोड़ी थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सुहानी। मेरे हाथ स्वतः ही जुड़ गए थे। जो हुआ उसे भूलकर प्लीज़ क्षमा कर दो मुझे। लगता है मुझे परेशान करके अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा। उसकी आवाज़ में कड़वाहट घुल गई थी। बहुत रुलाया है मुझे, अब और नहीं। चले जाओ यहाँ से। तुमसे ज़बरदस्ती शादी मैंने नहीं की थी, बल्कि तुम्हारे बाबूजी ने कराई थी। इसमें मेरी क्या गलती थी? शादी के दूसरे दिन मुझे तुम्हारे साथ यहाँ भेज दिया गया। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरी गलती क्या है। सुहानी आवेग में बोले जा रही थी। तुम्हारा एक एक जख्म मेरे सीने में आज भी हरा है। मैं हैरान सा उसकी ओर देखता रहा। मुझे प्रायश्चित का एक मौका तो दे दो सुहानी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरी बात बीच में काट कर वो विफर पड़ी। अंदर आने को नहीं कहोगी? बातचीत का रुख बदलने की गरज से मैं बोला, ये अधिकार तुम बहुत पहले ही खो चुके हो। मैं कांप कर ही रह गया। ऐसे हालात तुमने खुद ही पैदा किए हैं विक्रांत। अपनी शादी और प्यार को बचाने के लिए मैंने हर संभव कोशिश की थी। अपना वजूद तक दांव पर लगा दिया था, पर तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जब तक सहन हुआ मैंने सहा। मैं और कितना सहती और झुकती। झुकते झुकते मैं टूटने लगी थी। मैंने अपना हाथ भी बढ़ाया था तुम्हारी ओर, इस उम्मीद से कि तुम मुझे टूटने से बचा लोगे, पर तुम तो जैसे मुझे तोड़ने पर ही आमदा थे। मैं मौन खड़ा रहा। बिजनेस टूर बताकर तुमने कितनी सहजता से समझा दिया था मुझे। मैं अभी इसी भ्रम में ही जीती रहती। अगर एक दिन अचानक तुम्हें तुम्हारी सेक्रेटरी राशि की कमर में बाहें डाले ना देख लिया होता। काजल के आग्रह पर मैं सेमिनार में भाग लेने जिस होटल में गई थी, संयोग से वहीं तुम्हारे बिजनेस टूर का रहस्य उजागर हो गया था। तुम्हारी बाहों में किसी और को देखकर मैं जैसे आसमान से गिरी थी, पर तुम्हारे चेहरे पर शोभ का कोई भाव तक नहीं था। मैं कुछ कहती इससे पहले ही तुमने वहाँ मेरी उपस्थिति पर हजारों प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे। मैं चाहती तो तुम्हारे हर तर्क का करारा जवाब दे सकती थी, पर तुम्हारी रुसवाई में मुझे मेरी ही हार नजर आती थी। मेरी खामोशी को कमजोरी समझकर तुम और भी मनमानी करने लगे थे। मैं रोती तड़पती तुम्हारे इंतजार में बिस्तर पर करवटें बदलती, और तुम जाम छलकाते हुए दूसरों की बाहों में बंधे होते थे। वो गुजरा हुआ कल था जिसे मैं कब का भुला चुका हूँ। मैं मुश्किल से बोल पाया, तुम्हारे लिए ये सामान्य सी बात हो सकती है, पर मेरा तो सब कुछ दफन हो गया है उस गुजरे हुए कल के नीचे। कैसे भूल जाऊं उन दंशों को जिनकी पीड़ा में मैं आज भी सुलग रही हूँ। याद करो अपनी शादी की सालगिरह का वो दिन जब तुम जल्दी चले गए थे। देर रात तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही। हर आहट पर दौड़ती हुई मैं दरवाजे तक जाती थी। लगता था कहीं आस पास ही हो तुम, और जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो। तुम लड़खड़ाते हुए आए थे। मैं संभाल कर तुम्हें बेडरूम में ले गई थी। खाने के लिए तुमने इनकार कर दिया था। शायद राशि के साथ खाकर आए थे। मैं पलटकर वापस जाना चाहती थी कि तुमने भेड़िए की तरह झपट्टा मारकर मुझे दबोच लिया था। तुम देर रात तक मुझे नोचते खचोटते रहे थे, और मैं तुम्हारी वहशी गिरफ्त में असहाय सी तड़पती रही थी। तुम्हारी दरिंदगी से मेरा मन तक घायल हो गया था। बोलो कैसे भूल जाऊं मैं वो सब? बस करो सुहानी। कानों पर हाथ रखकर मैं चित्कार कर उठा। मेरे किए गुनाह विषैले सर्प बनकर
हर पल मुझे डसते रहे। अब और सहन नहीं होता। प्लीज़ सिर्फ एक बार माफ़ कर दो मुझे। वादा करता हूँ भविष्य में तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम पहले ही मुझे इतना छल चुके हो कि अब और गुंजाइश बाकी ही नहीं है। सच तो ये है कि तुम्हारे लिए मेरी अहमियत उस फूल से अधिक कभी नहीं रही जिसे जब चाहा मसल दिया। तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। बिस्तर से परे भी मेरा कोई वजूद है। मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। मेरा शरीर भी हाड़ मांस से बना हुआ है जिसके भीतर दिल धड़कता है और जो तुम्हारी तरह ही सुख दुख का अनुभव करता है। इस बीच काजल ने मेरी बहुत सहायता की, जीने की प्रेरणा दी। कदम कदम पर उसने हौसला बढ़ाया। वो भावनात्मक संबल ना देती तो मैं टूट गई होती। अपना अस्तित्व बचाने के लिए मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। मैं गांव से ज़रूर थी लेकिन पढ़ी लिखी थी। अक्सर गांव की लड़कियों को केवल गंवार और देहाती की संज्ञा दी जाती है। तुमने तो कभी मेरे पास बैठकर मुझे जानने की और समझने की कोशिश ही नहीं की। रही बात मेरे सुंदर ना होने की, तो मुझे बचपन से यही सिखाया गया कि इंसान का रूप नहीं गुण मायने रखता है। पर आज पता चला कि रूप होता तो शायद ये सब मेरे साथ नहीं होता। मुझे अपने सारे जुर्म स्वीकार हैं। जो चाहे सजा दो, पर प्लीज़ अपने घर लौट चलो। मैं असहाय भाव से गिड़गिड़ाता हुआ बोला। कौन सा घर? वो आपे से बाहर हो गई। ईंट पत्थर की बेजान दीवारों से बना वो ढांचा जहाँ तुम्हारे तुगलकी फरमान चलते हैं। तुम्हें जो अच्छा लगता है वही होता था वहाँ। बेडरूम की लोकेशन से लेकर ड्राइंग रूम की सजावट तक सब में तुम्हारी ही मर्जी चलती थी। वो सब मुझे पसंद है भी या नहीं, इससे तुम्हें कुछ भी लेना देना नहीं था। मैं टीवी देखने बैठती तो रिमोट तुम झपट लेते। जो कार्यक्रम मुझे पसंद थे उनसे तुम्हें चिढ़ थी। वहाँ दूर दूर तक मुझे अपना अस्तित्व कहीं भी नज़र नहीं आता था और हर ओर तुम ही तुम पसरे हुए थे। मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरा अस्तित्व सब कुछ तिरोहित हो गया तुम्हारी विकसित कुंठाओं में। तुम्हारी हिटलर शाही की वजह से मेरा जीना हराम हो गया था। उस अंधेरी कोठरी में मेरा दम घुटता था। इसलिए उससे दूर, बहुत दूर मैं यहाँ आ गई हूँ ताकि सुकून के 2 पल जी सकूँ अपनी मर्जी से। तभी बोलते बोलते सुहानी को चक्कर आ गया और वो फर्श पर गिरने ही वाली थी कि मैंने उसे संभाल लिया। उसे बेड पर लिटाकर हॉस्पिटल को फ़ोन किया। नर्स ने आकर चेकअप किया। सुहानी माँ बनने वाली थी, मेरे बच्चे की माँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आसमान में उड़ने लगा हूँ। डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने के बाद मैं सुहानी के पास आकर बैठ गया। मैंने उसके गर्भ को चूम लिया। सुहानी, अब तुम जो चाहोगी वही होगा वहाँ। तुम्हारी मर्जी के बिना एक कदम भी नहीं चलूँगा मैं। तुम्हारे आने के बाद से वो घर खंडर हो गया है। दीवारें काट खाने को दौड़ती हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की उपयोगिता उसके खोने के बाद ही पता चलती है। उस खंडर को फिर से घर बना दो सुहानी। सम्मान और प्रेम पाने से मुझको ये एहसास हो गया है कि असली खूबसूरती बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होती है, जो त्याग, सेवा और मुस्कान में बसती है। मेरा गला भर आया था। राशि जैसी सुंदरी दिल तो बहला सकती है लेकिन दिल का ख्याल नहीं रख सकती। दिल संतुलित रहे इसके लिए एक ईमानदार पत्नी ही चाहिए। दरवाजे से अंदर आते हुए राशि कहते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। पीछे से हंसते हुए पिताजी और अंजनी बुआ भी आई। मैं आश्चर्यचकित सबको निहार रहा था। सुहानी जल्दी से सिर दुपट्टा से ढकते हुए बेड से नीचे खड़ी हो गई। क्या हुआ बरखुरदार, ऐसे क्या देख रहे हो? बाबूजी आप और राशि तुम यहाँ? हाँ बेटा, राशि के साथ मिलकर तुम्हें सुहानी तक पहुँचाने का हमने ही ये ड्रामा रचा था। अंजनी बुआ सुहानी के पास आई। बहू, अपने घर चलो बिटिया। आज सही मायनों में तुम अपने पति की अर्धांगिनी बनी हो। तुम्हारा पति तुम्हारा गृह प्रवेश कराने के लिए आतुर हो रहा है। उसके दिल के दरवाजे, खिड़कियाँ सब तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। सुहानी खिलखिलाते हुए बुआ के गले लग गई। पीछे से विक्रांत ने सबसे छिपकर उसे आंख मारी तो वो शर्म से लाल हो गई। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।